हाँ दोस्तों, नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं अंजनी सिंह संविधान विषय के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग संविधान का जो भाग पढ़ने चल रहे हैं, संविधान का जो पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, उसका विषय है अनुसूची। आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों पे दोस्तों विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे दोस्तों कि अनुसूची आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। एक ट्रिक के साथ हम लोग संविधान में जो अनुसूचियां हैं, एक ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जो हमने पढ़ा है, अपने लिए पढ़ा है, बहुत अच्छे से गंभीरता से विचार किया है किस तरीके से अनुसूचियों को याद किया जाए, किस तरीके से तैयार किया जाए। तो जो हमने अपने लिए अपनाया और हमें अच्छा लगा, हमें याद हुआ, तो वैसे ही हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे कि आप लोग भी ऐसे तैयार करें तो ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, जब संविधान बना था, मूल संविधान, अभी हम मूल संविधान की बात करेंगे, मूल संविधान की बात करेंगे दोस्तों, यानी 26 नवंबर 1949 वाले संविधान की हम बात करेंगे। या हम ऐसे कर देते हैं 26 जनवरी 1950 वाले संविधान की हम लोग दोस्तों बात करें तो उस समय इसको बोलते हैं मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब होता है दोस्तों जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना किया गया हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वह अपने मूल रूप में ऐसे है, तो मूल रूप में समझने का मतलब है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न भी दो प्रकार का आता है। पहला प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, और कभी कभी प्रश्न आता है वर्तमान में। तो वर्तमान और मूल को आपको समझना है। मूल का मतलब होता है 26 जनवरी 1950 वाला संविधान, चाहे दोनों आप समझ लीजिए इसका मतलब होता है मूल। वर्तमान का मतलब होता है 2020 चल रहा है, क्या क्या जुड़ा है, क्या क्या घटा है, तो इसको वर्तमान बोलते हैं। और दोस्तों, ये मूल हो गया। हम लोग वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में, एक मिनट दोस्तों इसको देख लेते हैं। उस समय भाग थे कितने? 22 भाग थे उस समय। अनुसूची कितनी थी दोस्तों? तो अनुसूचियां 8 थी। और अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद तो दोस्तों 395 अनुच्छेद। 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। हम आज की बात करें, आज तो भाग की संख्या हो गई है 25 भाग हैं वर्तमान में। अनुसूचियां की संख्या हो गई है 12 और अनुच्छेदों की संख्या हो गई है 460 प्लस। तो आपसे कभी प्री के दृष्टिकोण से या किसी भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ जाए और आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 460 के ऊपर अनुच्छेद हैं। दूसरा पूछ ले वर्तमान में अनुसूची कितनी है, तो 12 अनुसूची है। और आपसे पूछ ले वर्तमान में भाग कितने हैं, तो भाग 25 हैं। 25 कैसे? जब हम भाग पढ़ाएंगे तो 1 मिनट कहो तो ये जोड़ देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक भाग जुड़ा है 14 का, भाग जुड़ा है 14 का। 1 मिनट, 9 का 9 खा, इसको यहां लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, हम यहां लिख देते हैं। यहां आप ऐसे देखिए, 4 का जुड़ा है, उसके बाद में 9 का जुड़ा है, आप देखिएगा 9 खा जुड़ा है, उसके बाद में 14 का जुड़ा है। आप देखिएगा इतने भाग बाद में जोड़े गए हैं संविधान में, इतने भाग बाद में जोड़े गए। तो कितनी संख्या हो गई? 22 तो पहले थे, फिर 1 2 3 4, यानी 4 जोड़ दिया गया। तो दोस्तों कितना हो गया? कितना हो गया? टोटल हो गया 26 भाग। लेकिन आप देखेंगे भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है, तो भाग 7 संविधान में नहीं है। तो 1 जब इसमें से घट जाएगा तो बचेगा 25। यानी आप आज कोई पूछे आपसे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आप तर्क से समझा सकते हैं
कि भैया मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन 4 का जुड़ गया, 9 का जुड़ गया, 9 का जुड़ गया, 14 का जुड़ गया, तो टोटल हो गया 26। लेकिन भाग 7 डिलीट हो गया है, तो एक घटा के टोटल भाग हो गया 25। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। तो दोस्तों इतना तो कॉमन जानकारी थी वर्तमान और मूल के बारे में। अब हम लोग सीधे आते हैं दोस्तों अनुसूची पर। अनुसूची पर आते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहले हम लोग दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे अनुसूची। अनुसूचियों को आप लिखिएगा अच्छे से। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची दोस्तों, इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप इसको पढ़ते समय, अनुसूची 1 को पढ़ते समय आप भारत का नक्शा अपने दिमाग में बैठाइए और यह देखिए कि पूरा एक भारत है, जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक, इधर अंडमान निकोबार, मतलब सब कुछ मिला करके एक पूरा नक्शा हो गया। अब यही बात समझाई गई है इसमें, यही बात समझाई गई है इसमें कि कितने राज्य हैं, क्या नाम है, कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, बहुत विस्तार से इसमें उनके बारे में लिखा गया है। और आपको पता है कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 8 को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप दोनों को एक कर दिया गया है। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, जो कि पहले एक एक करके दो हो जाते थे, दोनों को एक में मिला दिया गया है। तो इसकी चर्चा इसी में है। आपको पता है कि कैसे कैसे राज्यों का विकास हुआ, राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। पहले 14 राज्य थे, धीरे धीरे कैसे विकास हुआ। तो इन चीज़ों पे हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी और जहाँ से प्रश्न आता है हम लोग उसी को देख रहे हैं। तो प्रथम अनुसूची में दोस्तों संघ एवं उसके राज्यों की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों वेतन, पैसा, ऐसे लिख देते हैं, वेतन पैसा। आप लोग दोस्तों किसको, जितने लोग संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं भारत में, राष्ट्रपति हैं, जितने मंत्री हैं, महान्यायवादी हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जितने लोग हैं उन सारे लोगों का वेतन इसमें है। आपको याद कैसे करना है दोस्तों, आपको याद कैसे करना है। प्रथम हम लोग शुरुआत अपने घर से करते हैं ना, किसी भी चीज़ की शुरुआत अपने घर से करते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है, अपने देश से संबंधित है, यानी अपने घर से, यानी अपने राज्य से संबंधित है, अपने देश से संबंधित है, पहली अनुसूची। दूसरी, आप लोग दोस्तों देखते होंगे, आदमी कहता नहीं नंबर 2 का काम, नंबर 2 के काम से पैसा कमा रहे हैं, मतलब नंबर 2 का काम, दो नंबर का काम कर रहे हैं, 2 नंबर का काम पैसा कमा रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, 2 नंबर, दूसरी अनुसूची पैसा किसको, राष्ट्रपति को, राज्य, मतलब जितने इस टाइप के जितने संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं, जितना बड़ा बड़ा पद आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति आप देख लीजिए, राज्यपाल देख लीजिए, जितने मंत्री हैं उनको देख लीजिए, हाई कोर्ट के जज को देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को देख लीजिए, सांसद लोगों को देख लीजिए, इन सब के वेतन के बारे में यहाँ कहा है कि कौन कौन कितना कितना वेतन पाएगा। तो ऐसे आप याद रखिएगा, दूसरी से नंबर 2 का काम वेतन। अब दोस्तों हम लोग आते हैं तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें है शपथ। आप ऐसे याद रखिएगा, ये 3 अक्षर है ना, तीसरी, तीन से 1 2 3 अक्षर है, तो तीसरी है शपथ, 3 है ना, तीसरी अनुसूची। तो ऐसे याद रखिएगा, 3 से
तीसरी अनुसूची 3 से शपथ 3 शब्द जुड़ गया, आप ऐसे याद रखिएगा। और इसमें शपथ किसकी किसकी है, शपथ आप याद रखिएगा। आपको हम जो नोट करवा के इसमें लिखवाना चाहते हैं, इसमें आप नोट करके लिख लीजिएगा। हम थोड़ा विस्तार से बता दें आपको। इसमें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ नहीं है, की शपथ का प्रारूप नहीं है, का प्रारूप नहीं है। ये कभी कभी दोस्तों प्रश्न आता है कि तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, लेकिन किसका किसका शपथ का प्रावधान उसमें नहीं है। दोस्तों इसमें प्रारूप दिया गया है। प्रारूप का मतलब एक नक्शा दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे किन किन शब्दों को मंत्री लोग बोलेंगे शपथ लेते हुए। तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जब तीसरी अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का वर्णन यहाँ पे नहीं है। इतना आप बहुत अच्छे से देखिएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में आप जब अनुच्छेद 60 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 60, तो उसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दिया है। और जब आप 59 पढ़ेंगे, 59, तब उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान। और जब अनुच्छेद 158 देखेंगे तो उसमें राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। और अब किसका किसका है, तो हम लोग अब देख लेते हैं कि किसका किसका इसमें है। दोस्तों हम लोग देखें तो आप इसमें देखिएगा, आप इसमें देखिएगा जैसे जैसे इसमें सभी मंत्रियों के बारे में है, चाहे वो राज्य के मंत्री हों चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हों। जितने सांसदों का है, सांसदों का है, सांसद का है, विधायक का है और सभी मंत्रियों का है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का है, राज्यसभा नहीं, राज्यसभा क्योंकि राष्ट्रपति का हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का है, सुप्रीम कोर्ट के जज का है, हाई कोर्ट के जज का है। तो इन सब का शपथ का प्रावधान दोस्तों तीसरी अनुसूची में है। आप कॉमन सेंस लगा के मार सकते हैं, लेकिन आप 3 नाम याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप यहाँ पर नहीं है। एक बात आपको यही हम बता देते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। इतनी बात आप समझ में आ गया। अब आप समझेंगे जो सांसद लोग होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, इनको शपथ कौन दिलवाता है, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। इतनी बात आप शपथ में याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं दोस्तों चौथी अनुसूची। तो तीसरी से शपथ, चौथी दोस्तों इसमें है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, की सीटों का आवंटन। मतलब दोस्तों राज्यसभा आप जान रहे होंगे, राज्यसभा क्या होती है। राज्यसभा आपने जब संसद अभी आगे पढ़ाएंगे तो उसमें लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। तो उसमें यही बताया गया है कि किस राज्य के पास कितनी सीट होगी, इसकी चर्चा दोस्तों किसमें है, चौथी अनुसूची में है। तो आप याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे लिख लीजिए, राज्यसभा। इसमें कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। वैसे भी बोलते हैं ना कि जहां 4 लोग, जहां 4 यार मिल जाएं वहीं पे सभा, वहीं रात गुजर जाए। तो ऐसे 4 से याद रखिएगा, राज्य 4 राज्य, राज्य 4 राज्य, ऐसे याद रखिएगा। आपको राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस राज्य को कितना कितना है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची पे आते हैं। तो 5वीं अनुसूची में जब आएंगे दोस्तों तो इसमें कहा गया है, इसमें कुछ विशेष प्रावधान है एससी और एसटी के बारे में।
आप इसका बनावट देखो दोस्तों, बनावट आप देखिए, इसकी बनावट कैसे है, ऐसे है ना, 5 नंबर 5, और इसकी बनावट कैसे है, इसकी बनावट कैसे है, ऐसे आप याद रख सकते हैं बनावट के आधार पर। इसकी बनावट 5 है, इसकी बनावट 5 है, इसकी बनावट 5 है। ये कौन सी है, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। अब दोस्तों आप बात समझिए, यस्सी कौन होता है, यष्टि कौन होता है। आप देखिए, यस्सी वो लोग होते हैं जो कभी समाज में, समाज की मुख्य धारा में पिछड़ गए थे, कभी समाज में वो नहीं शामिल हो पाए थे, किसी कारण से मुख्य धारा से वो पीछे हो गए थे। लेकिन अब भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जो एससी समुदाय है उसको आरक्षण के माध्यम से, विभिन्न आर्थिक सहायता के माध्यम से, मतलब बहुत सारा प्रयास भारत सरकार, राज्य सरकारें भी कर रही हैं कि इनको मुख्य धारा में लाया जाए। अब यष्टि कौन होता है दोस्तों, यष्टि वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं, जिनकी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, उठन बैठन, बोलचाल, आवास, शादी विवाह अन्य हम लोगों के समाज से हट कर होता है, वो लोग एसटी होते हैं। उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास हो रहा है कि वो लोग भी उन चीज़ों को हासिल करें जो आगे के लोग हासिल कर चुके हैं। तो इनको भी दोस्तों आरक्षण दे दे करके किसी भी तरीके से, जैसे होता नहीं बूस्टर ग्लूकोज दे दे करके, अगले व्यक्ति को ग्लूकोज नहीं दिया जाता है, इनको ग्लूकोज दे दिया जाता है कि आप भी दौड़ करके उनके बराबर पर आ जाएं। तो और यहाँ एक बात हम आपको और बता देते हैं, यस्सी कौन होगा, यष्टि कौन होगा, उसकी घोषणा कौन करता है बताइए आप, उसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। जैसे कभी कभी राज्य सरकारें राजनीति करने के चक्कर में बोलती हैं कि हम 10 जातियों को यष्टि बनवा रहे हैं या यस्सी बना देंगे, तो वो सब फर्जी बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा करते हैं, वोट लेने के लिए। बस आप एक बात याद रखिएगा, किसी क्षेत्र को यस्सी क्षेत्र घोषित करना है, यष्टि क्षेत्र घोषित करना है, तो कौन करता है, हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। बस आप इतना याद रखिएगा, यस्सी कौन होगा, यष्टि कौन होगा, इस क्षेत्र का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। तो अनुसूची 5 आपने देख लिया दोस्तों। आप याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची 4 राज्यों को लागू नहीं होती है, क्योंकि तर्क से आप समझिएगा, जो ये 5वीं अनुसूची है ये पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले, पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले किसको लागू होती है, यस्सी एसटी को लागू होती है। यहां हम 4 नाम लिख दे रहे हैं, 4 नाम लिख दे रहे हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। दोस्तों ये जो 5वीं अनुसूची है इस चारों राज्य में लागू नहीं होती है, लागू नहीं होती है। आप याद रखिएगा, यह अनुसूची पूरे हिंदुस्तान में लागू होगी, लेकिन इन 4 राज्यों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि इनके बारे में 6वीं अनुसूची बनाई गई है। 6वीं अनुसूची में कहा गया है कि इस असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में रहने वाले जितने यस्सी एसटी होंगे उनके विकास की बात की जाएगी। किस अनुसूची में है, 6वीं अनुसूची। आप परेशान ना हो, हम एक ट्रिक बता रहे हैं, आप इसको रट लीजिएगा। ट्रिक है अमे मित्र, हम लोग बोलते हैं ना अमे मित्र, ये ट्रिक आप याद रखिएगा अमे मित्र की। अमे मित्र का क्या मतलब हो गया, आ से आसाम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और ता से त्रिपुरा। आप याद रखिएगा अमे मित्र एक ट्रिक है। हम लोग बोलते हैं ना अमे मित्र, अमे दोस्त, अरे यार ऐसा कुछ बोलते हैं, तो अमे मित्र आप याद रख लीजिएगा। अमे मित्र से आ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, क्योंकि दोस्तों इसमें
मणिपुर शामिल तो है नहीं, तो कभी कभी मिजोरम और मणिपुर में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब आप मी याद रखेंगे तो मिजोरम ही होगा, वो मणिपुर कभी नहीं होगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि 6वीं अनुसूची इनको लागू होती है। एक बार नहीं कई बार प्रश्न आ चुका है कि किस राज्य में 5वीं अनुसूची लागू नहीं होती है। फिर से सुनिए, किसमें 5वीं अनुसूची लागू नहीं होगी? तो किसमें लागू नहीं होगी? वह इसमें अमे मित्र में लागू नहीं होगी। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग 6वीं अनुसूची देख लिए। 6वीं अनुसूची स्पेशल इनके लिए है, यानी इनके लिए 6वीं अनुसूची। कभी कभी पूछता है 6वीं अनुसूची कहाँ लागू होती है, तो अमे मित्र पर लागू होती है। इतना आप याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं 7वीं अनुसूची। हम लोग आते हैं 7वीं अनुसूची। सा से 7वीं अनुसूची। दोस्तों 7वीं अनुसूची आपने देखा होगा, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों 7वीं में क्या कहा गया है? 7वीं में समझ लीजिए समता की बात की गई है, समता की बात की गई है। सा से समवर्ती सूची की बात की गई है। ऐसे आप याद रखिएगा, सा से समवर्ती, सा से संघ, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, सा से 7वीं, सा से शक्तियों का बंटवारा आप किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं। और विश्वास रखिए, एक बार 2 बार आप रिपीट करेंगे हमारे साथ तो आपको खट से याद हो जाएगा, कोई देर उसमें नहीं लगेगी। तो सा से शक्तियों का बंटवारा, सा से शक्तियों का बंटवारा, सा से समवर्ती सूची, सा से समानता की बात, ये सारी बातें आप याद रखिएगा। संघ सूची, राज्य सूची, यानी पूरे हिंदुस्तान में, बात को समझिएगा, पूरे हिंदुस्तान में आपको पता है एक केंद्र सरकार होती है जो वर्तमान में मोदी जी चला रहे हैं, और भिन्न भिन्न राज्यों में सरकारें होती हैं, अलग अलग राज्यों में सरकारें होती हैं, उनका अपना काम होता है। तो संविधान के निर्माताओं ने सोचा कि भैया इसी टाइम पे बांट दीजिए, नहीं ये लोग झगड़ा कर लेंगे कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम हमारा नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम कभी आएगी ना तो राज्य वाले बोलेंगे नहीं ये तो मेरा विषय था ही नहीं, ये तो केंद्र सरकार का विषय था। और कभी जब कोई दिक्कत होगी तो केंद्र सरकार बोलेगी नहीं यार ये तो राज्य का विषय था भैया, मेरा था नहीं तो हम तो कब का कर दिए होते, हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लापरवाही नहीं, लापरवाही तो राज्य वाले करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती, इसीलिए सीधा सीधा बांट दिया गया है। आपसे कभी कभी पूछता है इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 100 विषय हैं। कभी कभी राज्य में पूछता है कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। कभी कभी समवर्ती में आता है तो 52 विषय हैं, यानी 100 विषय संघ, 61 राज्य और 52 समवर्ती। इसका मतलब ये होता है कि जो ये है उस पे केंद्र सरकार अपना नियम बनाएगी, जो राज्य है राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती का मतलब होता है राज्य और केंद्र दोनों उस पे नियम बना सकते हैं, लेकिन कभी यदि दोनों का टकराव हो जाए तो हमेशा याद रखिएगा केंद्र सरकार वाला नियम क्या करेगा, वो फॉलो किया जाएगा, ना कि राज्य वाला। जैसे इस पे दोनों लोग, ये तो इसका मतलब हुआ कि दोनों बनाएंगे, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए राज्य और संघ के बीच में तो संघ हमेशा जीत जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और एक शब्द आता है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों केंद्र सरकार के पास होती हैं। अवशिष्ट, इसका कहीं उल्लेख नहीं है, संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है। अवशिष्ट का मतलब होता है वह चीजें, वह बात जो समय के साथ आती है। जैसे आज टेलीफोन है, टेलीफोन के बारे में बहुत सारे नए नियम कानून बनाने पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, बीमारियों में भी विभिन्न प्रकार के एक से एक आप देख ही रहे हैं क्या माहौल चल रहा है। तो ऐसा अगर कुछ ऐसा नियम बनाना पड़े जो कि ना यहाँ लिखा है, ना यहाँ लिखा है, ना यहाँ लिखा है, तो उसको कौन बनाता है, उसको केंद्र सरकार बनाती है। आपको इतना भी याद रखना है। अब हम लोग आते हैं 8वीं अनुसूची पर। 8वीं अनुसूची पर याद रखिएगा, इनके जो विषय कितने हैं आप याद रखिएगा।
8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। दोस्तों 8वीं में दोस्तों भाषा है, भाषा 8वीं अनुसूची में भाषा है, यानी भाषा मान्यता प्राप्त, जिसको हम कह सकते हैं मान्यता प्राप्त भाषाएं भारत सरकार के द्वारा। यानी अब इसमें एक बात आप याद रख लीजिएगा, इसमें अंग्रेजी नहीं है, इसमें अंग्रेजी नहीं है। कभी कभी प्रश्न आता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो आपको याद रखना होगा पहले दोस्तों 14 भाषाएं थी, फिर एक भाषा जुड़ी, फिर 3 भाषा जुड़ी, फिर 4 भाषा जुड़ी, कुल मिला करके आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये 21वां संविधान संशोधन था, ये 71वां संविधान संशोधन था, ये 92वां संविधान संशोधन था। अब आपको याद रखना है, आपको ये सब नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, किसकी सरकार में हुआ था, और क्या इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। एक आध दो बार ये प्रश्न आ गया है तो हम यहीं पे आपको समझा देते हैं। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 2004 में, जनवरी 2004 में लागू हो गया था। अब दोस्तों इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, आप ट्रिक्स याद रखिएगा, एक मिनट, BDMS, ये 4 भाषाएं हैं। बी का मतलब हो गया बोडो, डी का मतलब हो गया डोगरी, BDM, एम का मतलब हो गया मैथिली, एस का मतलब हो गया संथाली, संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी कब? 2003 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है, और वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। अभी देखिए समय समय पे कभी आप देखिए भोजपुरी को भी, कभी कभी ये भोजपुरी को या ऐसे कई भाषाएं ऐसी हैं जिनके लिए मांग होती है कि इनको भी क्या दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी नहीं दी जा रही है। इतना आप क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है। इतना इसके बारे में, ये 22 भाषाएं हैं, इसको आप याद रखिएगा। BDMS ट्रिक आप अवश्य याद रखिएगा, 92वां संविधान संशोधन BDMS, इतना आप याद रखेंगे। जितना बता रहे हैं दोस्तों इसको लिखते चलेंगे, एक पूरा मुकम्मल नोट्स बन जाएगा, और मुकम्मल नोट्स से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। 8वीं अनुसूची हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों ये मूल संविधान की अनुसूचियां थीं। अब हम लोग पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची आप याद रखिएगा, यहीं से संविधान का संशोधन होना शुरू होता है, यहीं का संविधान संशोधन होना शुरू होता है। आप रखेंगे 9वीं अनुसूची, इसमें है भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार, या इसको अछूती अनुसूची भी कहते हैं। अछूती है ये दोस्तों, अछूती। अछूती किससे है? अछूती, अछूती अनुसूची है ये। अभी बताते हैं, न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं देता है। थोड़ा सा अब हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। अब दोस्तों आप समझिएगा, जब भारत आज़ाद हो गया था तो आपको पता है राजा महाराजाओं के पास बहुत ढेर सारी ज़मीन थी, और आम जो गरीब लोग थे उनके पास ज़मीन नहीं थी दोस्तों। वो लोग एक बंधुआ मजदूर कह लीजिए आप, चाहे बटाईदार मजदूर, कुछ भी कह लीजिए। तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे, इस तरह से वो लोग उनके यहाँ गुलामी किया करते थे, और गुलामी कर कर के किसी तरीके से अपने पेट पालते थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो अब तो यहाँ अंग्रेज़ों के शासन तो ख़त्म हो गया, बात समझ रहे ना, अंग्रेज़ तो गए, तो अब हिंदुस्तान के शासक आ गए। तो हिंदुस्तान के शासक तो यही सोचेंगे ना कि हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे सब लोगों के पास भरण पोषण की व्यवस्था हो जाए। तो उसमें 9वीं अनुसूची बना दी गई। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कर दिया गया। आपने गांव में सुना होगा दोस्तों, चकबंदी आ गई, हदबंदी आ गई, सीलिंग एक्ट आपने सुना होगा। तो इसमें
कह दिया गया कि सिंचित असिंचित मिलाकर के 27 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास हो नहीं सकती है। सिंचित असिंचित मिलाकर 27 एकड़। कभी कभी कुछ लोग डायलॉग बोलते हैं ना कि तो 500 बीघा हमारे यहाँ है, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। अगर 500 बीघा उनके पास होती तो सीलिंग एक्ट में उनकी ज़मीन भारत सरकार लेकर के क्या करती, दूसरे को दे देती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 500 बीघा 1000 बीघा के कोई काश्तकार है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंचित असिंचित मिलाकर 27 एकड़ अधिकतम होनी चाहिए ज़मीन। अब दोस्तों इसमें किया गया भूमि सुधार लागू किया गया और लोगों से उनकी जितने लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें थी उसको छीन छीन के नवीं अनुसूची में डाल दिया गया और यह कह दिया गया कि नवीं अनुसूची में डाले गए विषयों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मुकदमा नहीं सुन सकता है। यानी आपकी ज़मीन ले करके उसकी लिखा पढ़ी करके डाल दी गई कहाँ, नवीं अनुसूची में, तो आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं। इसको 1951 में प्रथम संविधान संशोधन से प्रथम संविधान संशोधन से शामिल किया गया। आप इतना याद रखिएगा, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन से नवीं अनुसूची को शामिल किया गया। नवीं अनुसूची में वर्तमान में 222 विषय थे, हो सकता है हम लगभग 2 साल पुराना आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 2 साल पुराना आंकड़ा आपको बता रहे हैं। अगर बढ़ा होगा तो आप देख लीजिएगा, हमने अभी लेटेस्ट वाला आंकड़ा नहीं देखा है। इसमें लगभग 282 और इसको और आप याद रख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आने वाले एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आरक्षण को इसमें डालने की चर्चा चल रही है, आरक्षण को इसमें डालने की चर्चा चल रही है। इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए आपको तैयार क्या करना है, नवीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। कब जोड़ी गई, 1951 में। कौन सा संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन था। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि इस पे न्यायालय मुकदमा नहीं सुन सकता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हम लोग देखते हैं, 10वीं अनुसूची हम लोग तो इसको दोस्तों 1985 में 52वें संविधान संशोधन से 52वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया। आप इतना याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन था। संबंधित किससे है, दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति यदि किसी पार्टी से चुनाव लड़ करके आता है तो उस पार्टी के खिलाफ धोखेबाजी नहीं कर सकता है। यदि वह करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, मान लीजिए भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद वह कांग्रेस पार्टी को शामिल हो जाता है, कांग्रेस पार्टी में चला जाता है। अब दोस्तों देखिए, कांग्रेस पार्टी में चला गया, 15 दिन के अंदर, एक सीमा होती है ना, 15 दिन के अंदर, इसको भी आप याद रखिएगा, 15 दिन के अंदर अगर भाजपा ने उनको माफ नहीं किया, भाजपा ने कहा जाओ ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है, आप वहां जा सकते हैं, तो क्या होगा, उनकी सदस्यता चली जाएगी, यानी स्वतः चली जाएगी, ना वो विधायक रहेंगे ना सांसद रहेंगे। इसको आप याद रखिएगा। कोई निर्दलीय व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई निर्दलीय व्यक्ति जो किसी पार्टी में नहीं था वह चुनाव जीत, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है जो किसी पार्टी में नहीं है, वह चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीत करके यदि वह किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तब भी उसकी सदस्यता चली जाती है। नहीं समझ में आया? ये आपको अचरज लग रहा होगा कि भाई हम तो निर्दलीय थे, हम स्वतंत्र थे। नहीं, आपको जनता ने निर्दलीय पसंद किया है, किसी पार्टी के रूप में नहीं पसंद किया है। तो पार्टी के रूप में आपको नहीं पसंद किया है तो आप फिर
आप सदस्य नहीं रह जाएंगे। इसीलिए दल बदल किया गया है कि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़के आए, जनता ने आपको जिस रूप में पसंद किया है उसी रूप में रहिए, नहीं आपकी सदस्यता चली जाएगी। 15 दिन के अंदर की होती है माफ़ी की, यदि माफ़ कर दिया जाता है तो सदस्यता नहीं जाती है। लेकिन माफ़ कौन करेगा? माफ़ कोई करेगा क्या? बोलेंगे तुमको नर्क में भेज देंगे, कोई माफ़ वाफ नहीं करता है। तो आप इतना याद रखिएगा। अब एक प्रश्न आता है, दल बदल पर निर्णय कौन लेता है? दल बदल पर निर्णय कौन लेता है? तो आप याद रखिएगा, लोकसभा की बात होगी तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, और किसकी बात होगी? और विधानसभा में होगा तो विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। आप इतना याद रखिएगा, नहीं तो आप मार के आ जाएं किसको? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, सुप्रीम कोर्ट के जज को। ऐसा कुछ नहीं है। कौन निर्णय लेता है दल बदल का? दल बदल का निर्णय लेता है संबंधित सदन। संबंधित सदन का मतलब क्या हुआ? लोकसभा का है तो लोकसभा लेगी, और विधानसभा का है तो विधानसभा लेगी। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं आपको, यदि कोई भाजपा का सदस्य छोड़ देता है तो उसका निर्णय आज कौन लेगा? ओम बिड़ला लेंगे। और यदि उत्तर प्रदेश में होता है तो इसमें अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, तो वो लेंगे। इतना आप याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची 1985, 52वां संविधान संशोधन कई बार पूछ चुका है, ये याद रखिएगा। 15 दिन। अब हम लोग आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। इसमें दोस्तों क्या है? इसमें आपको पता होगा ग्राम पंचायत, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 10 से हमने यहाँ ट्रिक बताना भूल गए थे। 10वीं अनुसूची ना, दा से 10, दा से दल बदल, दा से 10, दा से दल बदल, ऐसे आप याद रखिएगा। दा से 10वीं अनुसूची, दा से दल बदल, इतना आप याद रखिएगा, ठीक। ना से 9वीं अनुसूची, ना से नई बातें, ना से 9वीं अनुसूची, और ना से नई बातें, और क्या? ना से 9वीं, ना से नहीं का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता मुकदमा, तो ऐसे आप याद रखिए। ना से 9वीं, ना से नई बातें, दा से 10वीं, दा से दल बदल, गा से 11वीं, गा से ग्राम पंचायत, गा से 11वीं, गा से ग्राम पंचायत। क्लियर हुआ? ऐसे ट्रिक्स से आप याद रखेंगे तो अनुसूची कभी नहीं भूलेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं आपको। 2-3 बार हमारे साथ बोल के देखिए ना आप। गा से 11वीं, गा से ग्राम, गा से 11वीं, दा से दल, दा से 10वीं, ऐसे याद रखिए आप। अब आता है 11वीं अनुसूची। दोस्तों इसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है। दोस्तों इसका संशोधन तो कर दिया गया था 1992 में, लेकिन लागू होता है 24 अप्रैल 1993। इस समय दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि पीवी नरसिम्हा राव की 1993 में जब 73वां संविधान संशोधन, इसको याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था 1993 में 24 अप्रैल। इसी दिन दोस्तों ग्राम पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। पंचायत दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ग्राम पंचायत, ये क्लियर हुआ। इसके बारे में आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष हो, 21 वर्ष, वह ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। प्रधानी का, सदस्य का, बीडीसी का, ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, सबका चुनाव आप लड़ सकते हैं यदि आपकी उम्र 21 वर्ष के ऊपर हो गई है तो 11वीं अनुसूची आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 1992 में संशोधन हो गया था, 93 में लागू हो गया 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन था। क्लियर? गांधी जी के सपनों का भारत, गांधी जी के सपनों का भारत। हम लोग आते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची पे हम लोग आए। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या है दोस्तों? यह है शहरी क्षेत्र, इसको बोलते हैं नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, नगर निगम। इतना आप याद रखिएगा। यानी बा से 12, बा से बाहर, बाहर का मतलब क्या? शहर। आप गांव में रहते हैं, गांव से बाहर, तो आप याद रखिएगा 12वीं अनुसूची। नगर पंचायत
नगर पालिका नगर निगम से संबंधित है। और आप याद रखिएगा ये 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन, वही 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गई थी। इतनी अनुसूची तो क्लियर हुआ। हम लोग तेजी के साथ रिकैप करते हैं। पहली अनुसूची संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची पैसे के बारे में है, वेतन के बारे में है, तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में है, पांचवी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में है, जो असम अमे मित्र असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा में लागू नहीं होती है। छठी अनुसूची अमे मित्र असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा से संबंधित है, SC ST। सातवीं अनुसूची उसमें शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं के बारे में कहा गया है, कौन कौन सी भाषाएं हैं, अंग्रेजी शामिल नहीं है। नवीं अनुसूची आपको पता है ना का मतलब होता है नवी, ना का मतलब होता है नहीं, यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ दी गई थी। इसमें जो भी विषय शामिल होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर सकता है। आप आइए 10वीं अनुसूची दल बदल, दा से 10वीं, दा से दल बदल, आपको पता है 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला हो गया 11वीं अनुसूची 1993 में लागू हुई, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 12वीं अनुसूची 1993 में लागू हुई, 74वें संविधान संशोधन से। इतनी अनुसूची दोस्तों है और इसको थोड़ा डिटेल में हमने आपको बताया है। डिटेल में यदि आप याद रखते हैं तो आप जाहिर सी बात है अनुसूची से कोई भी प्रश्न आएगा तो दोस्तों उसको आप हल करने की कंडीशन में होंगे। विश्वास रखिए इससे बाहर अनुसूची में संभवतः कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पेपर हल करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए, जय हिंद।